हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSCPIS एकेडमी। आज का डेट है 21 अगस्त 2025। लेट्स बिगिन विद आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CSCP_Assam को फॉलो कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग गाइडेंस एंड mentorship from experts, then you can join CSCPIS Academy if you are dreaming to become an officer. So you can कॉल अस इन दिस नंबर, जहाँ पर नए फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम September 2025, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑल्सो आवर क्लासेस आर इन द हाइब्रिड मॉडल। तो आप एक डेमो सेशन भी बुक कर सकते हो। यू कैन जस्ट ऑल्सो बुक अ फ्री काउंसलिंग सेशन बाय कॉलिंग इन दिस वेरी नंबर। सो लेट्स सी आज हम क्या क्या टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल एक पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ है कल, कि द बिल इंट्रोड्यूस्ड फॉर रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स, कि पार्लियामेंट से या फिर उनके पोस्ट जो MPs हैं उनको रिमूव करने के लिए एक नया बिल पेश किया गया है बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। देन इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स। देन हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट ओवरहॉल ऑफ स्टेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम, India's democracy and the migrant citizen, and India and national space law. So these are the answers from the last session of 20th August के जो MCQs है उसका आंसर्स यहाँ पर है, आप अपने आंसर्स के साथ उसको मैच कर लीजिए। So let's begin with our first thing. Home Minister Amit Shah on Wednesday introduced in Lok Sabha 3 bills for the removal of Prime Minister, Chief Ministers and Ministers under arrest for 30 consecutive days on serious criminal charges। ठीक है, तो उनकी रिमूवल के लिए 3 बिल, प्राइम मिनिस्टर के लिए एक, चीफ मिनिस्टर्स के लिए एक, और जो मिनिस्टर्स वो अरेस्ट हुए हैं फॉर द 30 consecutive days ऑन सम सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, तो उनके रिमूवल प्रोसीडिंग्स क्या होंगे उस बिल में पेश किया गया है। ओके, सो हियर इज द रेलिवेंट क्वेश्चन, यू कैन जस्ट गिव अ रीड देयर। सो लेट्स सी कौन से बिल है। द फर्स्ट बिल दैट हैज बीन प्रेजेंटेड इज गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025। द सेकेंड वन द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। दीज आर 3 bills that has been presented by Union Home Minister Amit Shah. Now what is the core proposal of it? The core proposal कि if the prime minister or union ministers or any chief ministers of states are arrested and detained in custody for 30 consecutive days, कि एक स्ट्रेच में अगर 30 दिन उनको अरेस्ट करके रखा है on some serious criminal offense, तो उनका रिमूवल कैसे होगा। For offenses with a minimum punishment of 5 years, they shall lose their constitutional position ऑटोमेटिकली फ्रॉम द 31st डे, कि अगर ये जो मिनिस्टर्स मैंशनड है अगर वो 30 कंसेक्यूटिव डेज अरेस्टेड रहते हैं और जिस ऑफेंस के लिए उनको अरेस्ट किया गया है उसका पनिशमेंट अगर मिनिमम 5 years है, तो वो फ्रॉम द 31st डे आफ्टर अरेस्ट दे विल ऑटोमेटिकली लूज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। एंड ये जो बिल है उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया है फॉर स्क्रूटिनी ऑफ इट। ठीक है, तो ये जो बिल है उसमें कुछ सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स भी है और उसके सपोर्ट में भी कुछ नहीं है, क्रिटिसिजम्स भी है। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स। जैसे द फर्स्ट सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स कि ये जो अगर बिल आता है तो दैट विल अपहोल्ड द मॉर्टेलिटी इन पब्लिक लाइफ, मॉरलिटी इन पब्लिक लाइफ। मतलब कि इट विल प्रिवेंट द लीडर्स फॉर फेसिंग सीरियस चार्जेस फ्रॉम होल्डिंग हाई ऑफिसेस, कि इट विल प्रिवेंट द लीडर्स फेसिंग सीरियस चार्जेस फ्रॉम होल्डिंग हाई ऑफिसेस। मतलब जो मिनिस्टर्स या फिर जो इंसान जिनके ऊपर ऑलरेडी कुछ सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं उनको प्रिवेंट करेगा, मतलब प्रोटेक्ट नहीं, हाँ उस पोस्ट को प्रिवेंट करेगा कि उस पोस्ट में कोई ऐसा
लीडर आके बैठे जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस, क्रिमिनल चार्जेस ऑलरेडी है। नेक्स्ट एथिकल गवर्नेंस, कि अगर ये चीज़ होता है कि ऐसे सीरियस क्राइम चार्जेस वाले लीडर अगर ना बैठ पाए किसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन में, तो उसमें बिल्ट होगा पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट विल बी बिल्ट एंड डेमोक्रेसी का जो सेंटिमेंट है दैट विल बी रिस्टोर्ड। ओके, एंड रेजिग्नेशन एज प्रेसिडेंट, मतलब होम मिनिस्टर साइटेड हिज ओन रेजिग्नेशन बिफोर द अरेस्ट इन 2010, कि अगर ऐसा बिल पास होता है कि ये उनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से हटाने से पहले ही वो मिनिस्टर जो है वो खुद रिज़ाइन दे देगा, ऐसा 2010 में ऑलरेडी हो चुका है। ऑल्सो इसमें कुछ क्रिटिसिजम्स भी है, लाइक वायलेशन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब कि अरेस्ट डज नॉट मीन कन्विक्शन, मतलब किसी भी इंसान को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसका मतलब कि वो कन्विक्ट नहीं है, वो कल्प्रिट नहीं भी हो सकता है, वो तो लॉ जुडिशियरी डिसाइड करेगा कि वो सच्ची में कन्विक्टेड है या नहीं है। हेंस द लॉ रिवर्सेस क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस। सेकेंड इज फेडरलिज्म कंसर्न्स, कि इट इम्पोजेस सेंट्रल कंडीशंस ऑन स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, मतलब कि ये तो एक पार्लियामेंट में पास होने वाला बिल होगा, अगर होता है तो, अगर एक्ट वो अमेंड होता है तो वो एक यूनियन के द्वारा अमेंड किया गया एक्ट होगा, तो दैट विल बी द इम्पोजिशन ऑफ द सेंट्रल कंडीशंस ऑन स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट के ऊपर सेंट्रल कंडीशंस विल बी इम्पोज्ड। सो जो एक फेडरलिज्म का कंसर्न आता है, फेडरलिज्म क्या कहता है? फेडरलिज्म इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट्स। नेक्स्ट, इट कैन बी अ स्कोप फॉर पॉलिटिकल मिसयूज, कि अरेस्ट में बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कि जो अरेस्ट होंगे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकते हैं। इट विल एनेबल द डिसमिजल ऑफ ओपोनेंट्स ऑल्सो, कि इस बिल को, इस एक्ट को यूज करके जो ओपोनेंट है उनको डिसमिस भी करवाया जा सकता है। ठीक है, देयर आर सम अदर कंसर्न्स ऑल्सो, जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस भी यहाँ पर अराइज होंगे। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस? कि जो रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स है, क्या ऑन अरेस्ट एंड एनक्रोचमेंट अपॉन एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब ये क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इज रिमूवल ऑफ मिनिस्टर ऑन अरेस्ट एंड एनक्रोचमेंट अपॉन एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज ऑन लेजिस्लेचर, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को के ऊपर वो एनक्रोच कर रहा है, कि हमें जो पता है कि डेमोक्रेसी का जो पिलर्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये अलग अलग है। इस बिल से ये हो सकता है कि ये केस करके अरेस्ट करवा के तो एग्जीक्यूटिव वो लेजिस्लेचर के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, इट कैन एनक्रोच, तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा। ऑल्सो डज इट अंडरमाइन द सेपरेशन ऑफ पावर, स्टेट और सेंटर के बीच जो पावर सेपरेशन हुआ है, मतलब जो हम फेडरलिज्म कंसर्न्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो क्या इस बिल से सेपरेशन ऑफ पावर अंडरमाइन होता है? सो दैट इज सम कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। कुछ प्रैक्टिकल कंसर्न्स भी हो सकते हैं कि व्हाट इफ द अरेस्ट इज मैलिशियस, मतलब वो वैलिड नहीं है, इट इज़ प्रोलॉन्ग, वो अरेस्ट जो हुआ है वो प्रोलॉन्ग, जितना होना चलना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, तो अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम द 31st डे जो मिनिस्टर होंगे वो MP नहीं होंगे, फाइन, तो या फिर वो MLA नहीं होंगे, तो अगर वो प्रोलॉन्ग अरेस्ट किसी और रीज़न की वजह से हुआ है तो, और यूज्ड एज अ टूल ऑफ हैरेसमेंट, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं इन द पार्लियामेंट। ठीक है, सो वी कैन सी द MCQ दैट हैज़ बीन क्रिएटेड आउट ऑफ इट। यहाँ पर इस न्यूज़ के MCQ है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट वन, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल।
तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको पूछ सकते कि अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का फीचर। ठीक है, मेंस में इस चीज़ के फीचर्स नहीं आएंगे, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट दे देगा कुछ, तो आपको फीचर्स आइडेंटिफाई करना है, क्या सही है क्या गलत है, आपको अकॉर्डिंगली लिखना होगा। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द अग्नि 5। तो अग्नि मिसाइल जो है इसका एक सीरीज़ है, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2। सो हर एक सीरीज ऑफ अग्नि मिसाइल द रेंज ऑफ इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो अग्नि 5 मिसाइल का डेवलपमेंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस इज अ प्रीलिम्स कैप्सूल फॉर यू। अगर हम अग्नि 1 के बारे में देखते हैं तो अग्नि 1 का जो रेंज है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर जो किलोमीटर्स लिखे हुए हैं, दिस इज द रेंज, 700 से 900 किलोमीटर का रेंज है। फिर नेक्स्ट वर्जन ऑफ अग्नि आता है अग्नि 2, उसका रेंज है 2000 से 3000 किलोमीटर। फिर अग्नि 3 का 3000 से 3500। देन अग्नि 5 का अग्नि 4 का 3500 टू 4000। और अभी जो लेटेस्ट है दैट इज अग्नि 5, उसका रेंज है 5000 से 8000 किलोमीटर। एंड ऑल्सो अग्नि मिसाइल कैन कैरी न्यूक्लियर एज वेल एज कन्वेंशनल वार हेड्स। कन्वेंशनल मतलब नॉन न्यूक्लियर और न्यूक्लियर वारहेड्स वो कैरी कर सकता है। तो ये हो गया कुछ फीचर्स, और भी कुछ फीचर्स है। सो सम स्ट्रेटेजिक फोर्सेस दैट कमांड द अग्नि, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 2003 अंडर इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉक पाइल। मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम देखते हैं, तो अग्नि 5 इज अ बैलिस्टिक मिसाइल विच इट यूजेस प्रोजेक्टाइल मोशन। इट री एंटर्स अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द टारगेट। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशंस है मिसाइल्स के। अगर वो उसका रेंज अगर 1000 से कम है तो वो होगा शॉर्ट रेंज। ठीक है, तो अगर हम अग्नि 1 देखें तो अग्नि 1 इज अ शॉर्ट रेंज मिसाइल। अगर वो 1000 से 3000 होता है तो वो होगा मीडियम रेंज मिसाइल। तो मतलब अग्नि 2 इज अ मीडियम रेंज मिसाइल। अगर उसका रेंज 3000 से 5500 तक है, इसका मतलब इट इज़ योर अग्नि 4 एंड अग्नि 5, अग्नि 4 एंड अग्नि 5 is the intermediate range missile। और अग्नि 5 जो है उसका रेंज अप टू 8000 किलोमीटर है। सो इट बिकम्स एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, सो अग्नि 5 क्या है, इट इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ओके। सो हियर इज योर क्वेश्चन, प्लीज डू अटेम्प्ट इट। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट ओवरहॉल ऑफ स्टेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, सो लेट्स सी क्या है। तो स्टेट मतलब कौन सा स्टेट, असम का स्टेट। असम स्टेट में एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट करने की बात की है। तो एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज असम सपोर्टिंग स्कूल एजुकेशन एंड एडोलेसेंट वेलबींग। असम सपोर्टिंग स्कूल एजुकेशन एंड एडोलेसेंट वेलबींग, ASAP। तो इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या कौन कौन होंगे? समग्र शिक्षा अभियान, जो पहले इसका नाम क्या था, SSA का सर्व शिक्षा अभियान, पर वो अभी क्या है, समग्र शिक्षा अभियान। फिर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड PWD। and the financial and technical support of on this project will be by World Bank। और ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है बाय द अर्ली 2026, मतलब नेक्स्ट ईयर, कुछ महीने बाद। एंड दिस प्रोजेक्ट विल बी अलाइंड विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, ensure inclusive and equitable quality education and lifelong learning opportunities for all, जहाँ पर करियर काउंसलिंग, असेसमेंट रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड गवर्नेंस होंगे. सो what are the key features? The key features are creation of leader schools. कुछ मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे जिसको फॉलो करके स्टेट के जो अलग अलग स्कूल है वो भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे. दैट इज़ द पर्पस ऑफ मॉडल स्कूल, या फिर अभी नाम दिया गया है लीडर स्कूल. देन 1733 आंगनवाड़ी सेंटर को मॉडर्नाइज किया जाएगा, टेक एनेबल्ड बनाया जाएगा. देन 400 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा फ्रॉम सेकेंडरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल. देन there will be establishment of state resource center for ECE and adolescent well-being in every school. फिर teachers and the Anganwadi workers will also be given training. Integration of nutrition plus foundational learning. ठीक है, तो यहाँ पर हम पोषण और मिड डे मील स्कीम का इंटीग्रेशन भी यहाँ पर हम देख सकते हैं. ठीक है, so you can just see the question here, so you just answer it here. So already the answer is mentioned here. So देख लेते एक बार. Consider the following statement about the Assam supporting school education and adolescent well-being. It is supported by the World Bank. Statement 1, हाँ ये correct है. It includes creation of model leader schools and modernization of Anganwadi centers. Yes, this is also correct. It is fully aligned with NEP 2020 and Sustainable Development Goal 4. Yes, this is also correct. It will be implemented solely by Department of Education, Assam. No, this is not correct. Hence, the answer will be 1, 2, and 3 only. Next, India's democracy and migrant citizen. तो क्या था न्यूज़? न्यूज़ is India's democracy is failing the migrant citizen. So let's see some quick facts. India is the world's largest democracy, ये हमें पता है, and it takes pride in itself on the universal adult franchise. The India has the largest universal adult franchise. Universal adult franchise या फिर universal adult suffrage क्या कहता है कि जो 18 plus है they have the right to vote. That is universal adult franchise. But however, internal migrants, nearly 450 million as per census 2011 has been expected to be higher now. मतलब अभी 2027 में जो सेंसस आएगा तो उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हम कि माइग्रेंट्स जो है उसका पॉपुलेशन और बहुत ज़्यादा होगा, which face structural exclusion from voting due to residency based verification and documentation issue. ठीक है, कि face structural exclusion कि they are excluded from giving or casting the vote. उनका नाम वोटर रोल में नहीं है. क्यों? मे बी ड्यू टू द लैग, ड्यू टू द नॉन वेरिफिकेशन ऑफ रेसिडेंसी और कुछ अदर डॉक्यूमेंटेशन इशू हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द माइग्रेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो हियर द इशू इज अबाउट द इंटरनल माइग्रेंट. ठीक है, नॉट दैट माइग्रेशन, वो एक्सटर्नल माइग्रेशन. ये this issue has evolved from the Bihar Special Intensive Revision, जहाँ पर देखा गया है 3.5 मिलियन माइग्रेंट वोटर्स का नाम डिलीट किया गया है, which is highlighting a democratic crisis. If you see the migrant statistics, सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन का मतलब क्या है? जब आप स्टेट को छोड़ के जा रहे हो दूसरे स्टेट, दैट इज आउट माइग्रेशन. बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इन चारों स्टेट में सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन देखने को मिलता है. बिहार अलोन हैज 7 मिलियन एनुअल आउटफ्लो ऑफ सर्कुलर माइग्रेंट्स. टेस्ट का जो स्टडी है, इट सेज माइग्रेंट्स फेस अ ट्रिपल बर्डन. नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स. नंबर 2, डिजिटल इलिटरेसी. एंड नंबर 3, सोशल एक्सक्लूजन. सो इन माइग्रेंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या क्या इनिशिएटिव्स है जो कि लॉन्च हुआ है, जैसे कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम विच गिव्स द पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स. और ये कोविड के टाइम
ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज रिमोट वोटिंग मशीन प्रपोज बट नॉट येट इम्प्लीमेंटेड। तो रिमोट वोटिंग मशीन जो होगा वो माइग्रेंट के लिए होगा, वो किसी दूसरे जगह से वो वोटिंग कर सकते हैं, पर वो प्रपोज किया गया है, पर वो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है। तो इस चीज़ में कुछ कंसिक्वेंसेस है जो यहाँ पर हो रहा है, ये इलेक्ट्रल रोल रिलेटेड, इसमें कुछ कंसिक्वेंसेस है। तो क्या कंसिक्वेंसेस? जैसे नंबर 1, देयर इज अ डेमोक्रेटिक डेफिसिट। डेमोक्रेटिक डेफिसिट का मतलब डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सब लोग अपने वोट को कास्ट, राइटफुल वोट को कास्ट नहीं कर पा रहे। बिकॉज ऑफ द मिलियंस ऑफ सिटीजन्स दे हैव बीन इफेक्टिवली डिसएनफ्रेंचाइज्ड। दैट्स व्हाई सेकंड कंसिक्वेंस अराइजेस ऑफ द लो वोटर टर्नआउट। ठीक है। जैसे कि हम अगर रिसेंट डेटा देखते हैं, बिहार में 53% वोटर टर्नआउट है, गुजरात में 66% एंड कर्नाटका में 70%, which leads to weakening of trust, which will create alienation among the poor and marginalized sections। क्योंकि जो poor है, जो marginalized है, वही सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन कर रहे हैं। तो उनको अगर आप यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज में उनका नाम अगर अंतर्भुक्त नहीं है, दैट मीन्स दे आर alienated। So this is also creating the same federal tensions, dispute between the origin and destination states। जिस स्टेट से माइग्रेंट आउट माइग्रेंट हुए हैं और जो स्टेट रिसीव कर रहे हैं उनको, उन दोनों स्टेट के बीच होगा एक फेडरल टेंशन। एंड इट विल ऑल्सो लीड टू अ क्लास बायस। ठीक है। जो एक क्लासलेस सोसाइटी इंडिया को बनना था, but that will create a class bias because of this disproportionately, which is impacting the poor, the daily wage laborers। Okay, so here is the question here, you can just answer it। So the last analysis for today is your India and national space law। So why we are discussing? Because on August 23, India will celebrate the National Space Day, which is marking Chandrayaan 3's lunar success, with upcoming projects जैसे गगनयान, चंद्रयान 4 and भारत अंतरिक्ष स्टेशन। जो इंडिया का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होने वाला है, which is India's space sector, shows India's space sector is expanding rapidly, उसका celebration। Despite of all this, there are still a critical gap that persists, like absence of comprehensive national space legislation, कि भारत में एक comprehensive national space legislations नहीं है। जैसे इंडिया में 1967 में है एक आउटर स्पेस ट्रीटी which declares space as a province of all mankind, not of any one country। There is no national appropriation of outer space। States are responsible for national activities in space, whether it is government and private। There are companion treaties under it, जैसे Liability Convention of 1972, Registration Convention of 1976 and Moon Agreement of 1979। In this outer space treaty there is no self executing, it requires domestic legislation to implement obligation। मतलब ये जो आउटर स्पेस ट्रीटी है, ये तो इंटरनेशनल ट्रीटी है, पर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हर एक कंट्री को अपना स्पेस लेजिस्लेशन चाहिए होगा, उस हिसाब से वो कंट्री अपना काम कर सकते हैं। बट इंडिया में वो मिसिंग है, तो उस चीज़ को इंडिया में लाना चाहिए। द आर्टिकल डिस्कस इट। सो इंडिया का अप्रोच क्या है? इंडिया का अप्रोच है कि इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू की यूएन पीस ट्रीटीज बट हैज़ नॉट एनेक्टेड अ फुल फ्लेज नेशनल स्पेस लॉ येट। तो प्रेजेंट रेगुलेटरी मेजर क्या है इंडिया में? जैसे कि कैटलॉग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेस इंडस्ट्री है, विच टॉक्स अबाउट द सेफ्टी नॉर्म्स ऑफ स्पेस। नेक्स्ट इज इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023,
which encourages private participation, private investments in India's space program. Then in space norms, guidelines and procedures, which gives authorization for private space activities. और जो पेंडिंग एस्पेक्ट है इंडिया का, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस एक्टिविटीज़ लॉ, मतलब जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करें नेशनल स्पेस लॉ, वो अभी भी पेंडिंग है, विच इज़ येट टू कोडिफाई द ऑब्लिगेशन अंडर द आउटर स्पेस ट्रीटी 1962. ठीक है, सो दिस इज द एनालिसिस फॉर टुडे. सो हियर इज द MCQ for this particular news. So we are going to end the session for today. So before that, if you are preparing for civil services and if you want study materials, a good set of study materials, then you can subscribe to our smart books by calling in this number. And this smart books, these study materials are available both in Assamese and English. You can book as per your requirement. So thank you so much. Till then, take care.